क्या हाल है दोस्तों। तो यार अपने वेक्टर के अपन ने 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये 7वां लेक्चर है और 6 लेक्चर्स में अपन ने वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन और के एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्या यूज हो सकते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे हम उसको प्रॉपर तरीके से रिलेट करके सीख सकते हैं, वो सब हमने पढ़ा अच्छे तरीके से। और अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लेक्चर्स में पसंद आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे। और पूरा का पूरा कोर्स फ्री यूट्यूब पे आने वाला है ना। और अगर अच्छे पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें सारी क्लासेस की अपडेट्स और जो तुम्हारे नोट्स वगैरह हैं वो सारे तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। जो टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे तो तुम्हें जो पिछले मैंने बेसिक मैथ्स और वेक्टर के पिछले लेक्चर्स हैं उनके सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ एज इट इज़ मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कोई भी डाउट हो तुम्हें प्रिपरेशन रिलेटेड तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और उसके अलावा तुम्हें अगर कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी क्वेश्चन में, तो तुम माफियाज डाउट किलर्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे अपन 24x7 अपने डाउट्स ऑन रहते हैं। बच्चे डाउट्स पोस्ट करते रहते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आंसर कर देता हूँ। साथ में डेली 10:30 PM पे मैं लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ, जहाँ पे मैं डायरेक्ट डिस्कस करता हूँ बच्चों से उनके डाउट्स। ऑलरेडी लगभग 240-250 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, तो तुम्हारे डाउट्स वगैरह वहाँ पे रिजोल्व कर दिए जाएंगे। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, फिर तुम्हें कोई भी तुमने कोई क्वेश्चन करा हो, वहाँ पे कोई डाउट आ रहा हो, तो वो तुम डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो यार अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने सीखा। अब हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखना स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले जब बचपन में भी पढ़ा था तो पहले हमने नंबर्स सीखे थे, 1 2 3 क्या होते हैं, काउंटिंग क्या होती है उनका सबसे पहले, फिर एडिशन सीखा, फिर सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा, तो वो एक मैथ्स थी। उसी तरीके से हमने फिर अब वेक्टर डिफाइन करे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें चीज़ें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से नहीं, कई बार डायरेक्शन के हिसाब से भी जरूरत पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्शन के हिसाब से किसी पॉइंट की लोकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, वो वेक्टर कैसे होता है, कोई दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमने सीखी। और अब हम उन एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आ चुके हैं। पहले हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और फिर चर्चा करेंगे डिवीजन पे कि डिवीजन के बारे में क्या ख्याल है, क्या वेक्टर्स का डिवीजन डिफाइंड है और किस तरीके से डिफाइंड नहीं है कि नहीं है, उन सब पे चर्चा करेंगे। सबसे लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सब ये बताते हैं कि वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। ठीक है, तो हम बड़ी डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो अगर तुम कंटिन्यू करोगे सीरीज को तो तुम्हें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ना, कि दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमने पहले भी ऊपर या फिर पिछले लेक्चर्स में बताऊं तो एक वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा है कि स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बस उससे डायरेक्ट उसके कोऑर्डिनेट से जाकर के, यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से जाकर के वो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर डबल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। ठीक है ना। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और उस तरीके से हमने वहाँ पे चीज़ें करी थी। लेकिन अब हम जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है दो तरीके से डिफाइंड है। एक तो जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलेंगे, जिसमें अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट लिखने का सिंबल जो होगा वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। अगला होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें वेक्टर, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसमें ए और बी को हम क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अगर तुमने बेसिक मैथ्स की पहली क्लास अगर तुमने करी होगी तो बेसिक मैथ्स की पहली क्लास में मैंने तुम्हें एक्स वाई जेड एक्सिस की रिलेटिव पोजीशन निकालना कि एक्स इधर है वाई इधर, तो जेड इधर ही क्यों है, या फिर अगर मैं एक्स इधर मान लूँ जेड इधर मान लूँ तो वाई किधर होगा। समझ में आ गई क्या बात। तो वो राइट हैंड रूल से सिखाया था, ये वही चीज़ है ना। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेक्टर एक तरीके से कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा किधर है तो उनका क्या रिजल्टेंट होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। तो हम आज पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट पे आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस पे आएंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं फिजिक्स के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर। जो तुमने 10 तक पढ़ी होंगी कुछ क्वांटिटीज, उनको हम वेक्टर से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे तुमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का अगर लास्ट वाला, इससे जस्ट पहले वाला अगर तुमने लेक्चर देखा होगा तो हमने उसमें वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन से तुम जो सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो या फिर स्ट्रेट लाइन कैसे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर के फॉर्मेट में, ये सब हमने सीखा था। ठीक है, तो हम सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे कि क्या होता है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स में मैथमेटिक्स में, वो भी सीख रहे हैं साथ साथ में, ताकि तुम्हें अच्छे से कनेक्ट कर पाओ कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है।
अब हम डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं कि डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड कैसे है। कोई भी दो वेक्टर हैं ए और बी, कोई भी दो वेक्टर अगर ए और बी हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट लिखने का सिंबल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए डॉट बी को लिख तो दिया ए डॉट बी से, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, हम इसको डिफाइन, इसकी वैल्यू कैसे डिफाइंड है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जो डिफाइंड है वो ए बी कोस थीटा से डिफाइंड है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिफाइंड है ए बी कोस थीटा से। समझ में आई क्या बात। अब ये इसी तरीके से क्यों डिफाइंड है, ये जब अपन लेक्चर करते चलेंगे ना आगे, तो आगे मैं कवर करूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे क्यों डिफाइन हुआ, डॉट प्रोडक्ट क्यों डिफाइन, दो तरीके के प्रोडक्ट ही डिफाइन करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये करेंगे। लेकिन एक बार के लिए समझ लो कि अगर ए डॉट बी वेक्टर है तो ए डॉट बी ए बी कोस थीटा बनेगा, जहां पे हम बोल सकते हैं कि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी है। ए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड बी जो है यहाँ पे वो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो ए डॉट बी होगा जो ए बी कोस थीटा होगा। समझ में आ गई की बात, क्या होगा, ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पे ना तो ए के पास डायरेक्शन, ना बी के पास, ना कोस थीटा के पास, किसी के पास डायरेक्शन नहीं है, और ये ए बी कोस थीटा जो है वो एक डायरेक्शन लेस यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन करा है इसको एक स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। ए इंडिविजुअली वेक्टर है, बी इंडिविजुअली वेक्टर है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट ए बी कोस थीटा ये एक स्केलर नंबर है। क्या है, ये एक स्केलर नंबर है। अब ये स्केलर नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है ना। स्केलर नंबर -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं होगी इसके पास में। ये वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी स्केलर प्रोडक्ट होगा जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये तुम्हें याद रखना। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए बी कोस थीटा होता है, और डायरेक्शन इसके पास वैसे ही नहीं होती। दूसरी हम बात करें कि जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए स्केलर नंबर, ये स्केलर क्वांटिटी हम बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ये हमें याद रखना, हम ऐसा बोल सकते हैं। साथ में क्योंकि हमें पता है कि कोस थीटा 1 से -1 के बीच में ही होता है, देन अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए बी कोस थीटा लेस देन इक्वल टू ए बी और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बी होगा। और ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा को तो ए डॉट बी लिखा जा सकता है, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा प्लस ए बी से लेकर के माइनस ए बी के बीच में ही रहेगी। समझ में आ गई क्या बात। जो रेंज है ए डॉट बी की वो माइनस ए बी से प्लस ए बी के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, माइनस ए बी से प्लस ए बी के बीच में कुछ भी हो सकती है। ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू मैं लिखूं, ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू जो बनेगी वो तो माइनस ए बी बनेगी, साथ में ए डॉट बी की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो प्लस का ए बी बनेगी। और इसके बीच में कोई भी वैल्यू जिसकी हो सकती है वो डिपेंड करेगा किस पे, एंगल पे। जहां जहां कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से इनके बीच को ए डॉट बी डिफाइन होता जाएगा। मैक्सिमम कब हो सकता है, जब कोस थीटा मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा जब कोस थीटा मिनिमम होगा। समझ में आ गई क्या बात। और भी वैल्यूज करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ ये डेफिनेशन के हिसाब से चलो कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, सारे केसेस देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमने डिफाइन करा कि डॉट प्रोडक्ट अगर ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, इस पे किस तरीके का बेसिक एग्जाम्पल हो सकता है। सबसे बेसिक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड मान लो 8 है और 6 है, और उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, या फिर बोलो स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा। तो सबसे सिंपल तरीके का एग्जाम्पल जो हो सकता है इस पे, ये वो यही हो सकता है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे दिया 8 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दिया 6 है, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो थीटा दिया वो 60 डिग्री गिवन है। तो जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन होगा, डिफाइन होगा, वो ए बी कोस थीटा से डिफाइन होगा। तो ए बी अगर कोस थीटा से डिफाइन है तो ए कितना है 8 और बी कितना है 6, और ये कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री बेटा हाफ होता है, तो 8 इंटू 6 इंटू 1/2। अब ये 1/2 क्या बन जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 से कितना हो जाएगा, ए डॉट बी 6 4 जा 24, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा बेटा 24। ये सबसे बेसिक तरीके का इसका एग्जांपल हो सकता है, जिसमें ए भी दे दिया, बी भी दे दिया और थीटा भी दे दिया, सीधे ही पूछ लिया फिर हमसे। क्लियर है क्या यार। अब
अब इस पे और भी तरीके के एग्जाम्पल कैसे दिए जा सकते हैं कि तुम्हें दो वेक्टर्स बना करके दे दे और फिर बोले कि इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालो। हमें कुछ अलग अलग वेक्टर्स ड्रॉ करके दे रखे हैं और बोला हुआ है कि ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या करो? ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इनके बीच में दे रखा है कि टेल टू टेल कनेक्ट कर रहा हुआ है, तो इनके बीच का एंगल 45 डिग्री ही इनके बीच का एंगल होगा। ए डॉट बी यहाँ पे जब मैं डिफाइन करूंगा, तुम एक बार खुद से ट्राई करो तीनों क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और फिर जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया तुम्हें ए डॉट बी होगा ए बी कोस थीटा, बस उसी का मतलब बेसिक एग्जांपल्स हैं, है ना। बस मैं तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, एक तरीके से समझ लो कि मैथ्स कैसे करी जाती है, ए डॉट बी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करा जाता है वो सिखा रहा हूँ अभी के लिए, बिल्कुल बेसिक। तो ए डॉट बी इक्वल टू होगा ए बी कोस थीटा। बार बार फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन करोगे तो वो फॉर्मूला तुम्हें तुरंत यहीं पे याद हो जाएगा, तुम्हें घर पे जाके अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ए है तुम्हारे पास, ए का मैग्नीट्यूड है 4 और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4√2 इंटू कोस थीटा, थीटा दोनों के बीच का 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री। अब ये बन जाएगा 4 इंटू 4√2 इंटू ये बन जाएगा 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 4 इंटू 4 बन जाएगा 16। यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 16 आ जाएगी। दूसरी बात, सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में ए का मैग्नीट्यूड 6 दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड 5, लेकिन ए को हेड और टेल से कनेक्ट करा हुआ है और बोल रहा है कि अगर ए को मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल थीटा 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या यही एंगल बिटवीन वेक्टर्स है? तो उसके लिए देखेंगे वेक्टर्स को हेड टू टेल कनेक्ट करने के बजाय टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। तो जो ए वेक्टर था उसको पैरेलल शिफ्टिंग करके मैं आगे की तरफ लेके आऊं, तो अब ये जो वेक्टर बनेगा, ये इस वेक्टर में ये जो एंगल बनेगा जो कि ऑलरेडी गिवन था, ये टेल से टेल कनेक्ट करने पर यही एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा बनेगा। तो जो 30 डिग्री गिवन था वो ऑलरेडी एंगल बिटवीन वेक्टर्स ही गिवन था। क्लियर है? तो अब हम सीधा लगा सकते हैं कि ए डॉट बी जो बनेगा वो बनेगा ए बी कोस थीटा, ए यानी कि 6, बी यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 5 इंटू कोस थीटा यानी कि कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो 6 इंटू 5 इंटू √3/2। तो जो ए डॉट बी बनेगा बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से तो 2 कट जाएगा, 3 टाइम्स 3 5 जा 15, तो ये बन जाएगा 15√3। क्या बन जाएगा बेटा? ए डॉट बी बन जाएगा 15√3। कोई समस्या है इस चीज़ को लेकर? अगर नहीं तो आगे देखते हैं। सेम थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में भी वही ए डॉट बी कैलकुलेट करना है हमें। ए डॉट बी वही बनेगा ए बी कोस थीटा। बस ए का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 6 है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 है, लेकिन एंगल नहीं पता। फिर से हमें एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इसको डिस्प्लेस करेंगे तो मान लो टेल टू टेल कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लेके आ गया इसको। जब मैं यहाँ पे लेके आया तो मैंने देखा कि इधर पीछे वाली साइड्स के साथ में टेल टू टेल जब कनेक्ट करा तो ये वाला जो एंगल बन रहा था ये 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन एंगल बिटवीन वेक्टर्स तो वो होगा जो टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद में इधर की तरफ दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा। ए वेक्टर और ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये बनेगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये बन जाएगा 150 डिग्री। समझ में आ गई क्या यार? तो बस अब कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू। ए डॉट बी बन जाएगा, ए की वैल्यू है कितना 6, बी की वैल्यू है 4 इंटू कोस 150 डिग्री, कोस 150 डिग्री। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24 इंटू कोस 150 डिग्री को लिखा जा सकता है कोस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और कोस 90 प्लस 60, कोस 90 प्लस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा। तो ये 24 इसकी वैल्यू है 6 इंटू 4 की, इंटू कोस 90 प्लस 60, एक तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसको 90 पे कोस साइन में बदल जाएगा, और साइन थीटा 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा यानी कि माइनस का साइन 60, और साइन 60 √3/2 होता है, तो 24 इंटू माइनस बाहर निकाल लेंगे और 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे जो कि बन जाएगा माइनस का √3/2, तो ये माइनस का 12√3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? माइनस का 12√3। तो आई होप कि तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया होगा और इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ए डॉट बी किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। हमेशा एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए बी हमें पता होंगे तो हम ए डॉट बी ए बी कोस थीटा से निकाल सकेंगे। क्लियर है? अब देखो कुछ स्पेशल केसेस है ना, कुछ ऐसे रिजल्ट जो हमें बार बार काम आएंगे, तो देखो ए डॉट बी हमें कैलकुलेट करना है जब एंगल थीटा 0 हो, तो ए डॉट बी हम कैलकुलेट करेंगे, वो बनेगा ए बी कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री होगा 1, कोस 0 डिग्री होगा 1। तो ये वही सिनेरियो है जिस समय पे ए बी मैक्सिमम बन रहा है, यानी कि ए डॉट बी तुम्हारा मैक्सिमम होगा, और वो किसके बराबर होगा? ए बी के इक्वल होगा, जब एंगल थीटा कितना होगा दोस्त? 0 डिग्री।
यानी कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। क्या मतलब? थीटा एंगल 0 डिग्री होने का मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। तो दोनों जब पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो मैक्सिमम उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी, यानी कि ए बी cos 0 1 होता है, तो ए डॉट बी मैक्सिमम ए बी बन गया। क्लियर है? दूसरा स्पेशल केस बनता है कि थीटा 90 डिग्री हो। 90 डिग्री यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हो। मान लो ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर कुछ इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर हो चाहे नीचे हो, बट 90 डिग्री पे हो, ये बी वेक्टर होगा। तो अब हम जो ए डॉट बी डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखो, ए डॉट बी वो बन जाएगा ए बी कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री सॉरी। और कोस 90 डिग्री जो होता है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्त 0, कोस 90 0 होता है। इस वजह से ये ए डॉट बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। ए डॉट बी 0 बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे डायरेक्ट एप्लीकेशन बहुत सारे आते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन आते हैं इस तरीके पे, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट पे। जब ए डॉट बी 0 होगा, कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी कितना होता है बेटा? 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ए डॉट बी होता है 0। तुम्हें बार बार बोल के याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम फॉर्मूला लगाएंगे बार बार तो, बट हम क्वेश्चंस में जब लिखा होगा ना तो हम क्लिक नहीं कर पाएंगे कि यार ये कहना क्या चाहता है और किस तरीके से अप्रोच करें उस क्वेश्चन को। तो वो चीज जल्दी से कैच करने के लिए हमें चीज बिल्कुल याद होनी चाहिए कि अगर कोई दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने की बात चल रही है तो वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये एक इक्वेशन हमें निकाल के देगा जिससे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर बोला जाए कि डॉट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो फिर वो 90 डिग्री पे होंगे। ये फॉरवर्ड बायस मतलब कि फॉरवर्ड रिवर्स दोनों तरीके की कंडीशन हमें एक साथ याद होनी चाहिए। समझ में आ गई यार? थर्ड केस बनता है कि जब ए, जो वेक्टर ए और बी है उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो, यानी कि ए वेक्टर अगर इधर हो और जो बी वेक्टर है वो बी वेक्टर इधर की तरफ हो, तो उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री बने। इस केस में जो ए डॉट बी बनेगा, ए डॉट बी बनेगा ए बी कोस 180 डिग्री, ए बी कोस थीटा। और कोस 180 डिग्री कितना होता है दोस्त? ये होता है -1। और इसी सिनेरियो में ए डॉट बी मिनिमम होगा, ए डॉट बी मिनिमम होगा कितना? माइनस ए बी। तो ए डॉट बी जो हम बोल रहे थे ऊपर की मिनिमम जो होगा वो माइनस का ए बी होगा, वो कब होगा? जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। क्लियर है क्या यार? इसलिए ये रिजल्ट डायरेक्ट काम के हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक या स्पेशल रिजल्ट्स बनते हैं। अगर मैं बोलूं कि एंगल 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में है, 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में है, तो हम लिखेंगे कि ए डॉट बी जो बनेगा वो ए बी कोस थीटा। और 0 से 90 डिग्री के बीच में यही बोल सकता हूँ कि 0 से 90 डिग्री में कोस थीटा पॉजिटिव आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। हम यही बता सकते हैं इसमें, बाकी तो वैल्यू तो एंगल थीटा पे डिपेंड करेगी। सिमिलरली जब ये लिखा गया हो कि ए डॉट एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री में है, तो एक तरीके से ये ए वेक्टर यहाँ पे ऐसा बोलो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एक्यूट एंगल है एक तरीके से, ठीक है। ये एंगल थीटा था, हो सकता है पैरेलल हो। और इसमें केस में ऑब्टूज एंगल गिवन है कि अगर 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री तक कुछ भी हो, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दो है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा बनेगा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ए डॉट बी लिखूंगा तो इसको लिखूंगा ए बी कोस थीटा। और जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा 90 से 120 डिग्री 180 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होगा, तो मैं बोल दूंगा कि ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब कितनी होगी नेगेटिव में? वो तो थीटा पे डिपेंड करेगी, कितने थीटा पे कितनी होगी। समझ में आई क्या यार? क्लियर है? चलो, अब एक स्पेशल, बहुत स्पेशल केस और बनता है ना, एक अलग ही स्पेशल केस बनता है। इसमें बोल रखा है कि ए डॉट ए की वैल्यू बताओ। कोई वेक्टर खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना तुम्हें। अगर मैं ए डॉट ए करता हूं तो बी की जगह भी ए ही आ गया, तो ये ए वेक्टर है और यही ए वेक्टर के साथ में सेम ए वेक्टर के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यानी कि दोनों वेक्टर जो जिनको डॉट प्रोडक्ट करना है वो सेम ही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल तो इन दोनों के बीच का 0 है, सबसे पहली बात तो। और मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि दो ऐसे वेक्टर जिनका एंगल 0 है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, जो कि इक्वल वेक्टर्स होते हैं। एंगल 90 नहीं 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री है क्योंकि पैरेलल है। तो उसको मैं लिखूंगा ए का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे ए का मैग्नीट्यूड भी ए, और कोस थीटा यानी कि कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री हो जाएगा 1, तो ए इंटू 1। तो जो ए डॉट ए बनेगा, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ए स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर यानी कि खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात?
ए स्क्वायर मतलब कि खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुम्हें याद रखना है। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूँ वर्ड्स के अंदर, इसको मैं लिख सकता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और फिर इसमें लिख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ में गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वैल्यू तुम्हें दे देगा। क्लियर है? उसके बाद में और भी चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि हम जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम डायरेक्शंस के साथ में तो करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप में वेक्टर्स लिखेंगे, तो हमसे सबसे पहले ये तो पता हो ना कि भाई आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जे कैप का जे कैप के साथ क्या होता है, के कैप का के कैप के साथ में क्या होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम चीजें नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई क्या बात? तो इनको सीधे कैलकुलेट करके रख लेते हैं, और क्योंकि हमें बार बार काम आएंगी तो इनकी वैल्यू में सीधे याद रहेंगी, और ये इतने आसान है कि तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे, तुम्हें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इतने आसान रिजल्ट निकल के आएंगे। तो हमने अभी ऊपर देखा कि सबसे पहली बात तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा, क्योंकि वो एंगल 0 होगा और ए और ए स्क्वायर बन जाएगा। साथ में एक रिजल्ट था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है। फिर चाहे मैग्नीट्यूड जितने मर्जी हो वो हमेशा रिजल्ट 0 ही आएगा। बस ये दो चीजें याद हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर, के कैप भी यूनिट वेक्टर। आई कैप का आई कैप के खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहले खुद का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड वो भी 1 है, इंटू cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। आई कैप और आई कैप दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग ही हैं, एंगल 0, तो cos 0 बन जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 क्या बन जाएगा 1। या फिर मैं बोलूं कि दो वेक्टर्स जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं 1 और 1, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर जो कि 1 बनेगा। सिमिलरली जे डॉट जे खुद के साथ हो रहा है तो इनके मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, के डॉट के खुद के स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये सारे क्या बन जाएंगे बेटा 1 1। खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट बेटा हमेशा 1 होता है, खुद का वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर्स। कोई भी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 इंटू 1 यानी कि 1 स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 ही होगा। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। सिमिलरली अगर मैं आई डॉट जे करूं, क्या करूं आई डॉट जे, तो क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, कोई भी दो वेक्टर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आई डॉट जे, आई जे डॉट आई, के डॉट आई, समझ में आ गई क्या बात? किसी का भी किसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो क्या बनेगा, आई डॉट जे परपेंडिकुलर cos 90 0 हो जाएगा 0, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0। समझ में आ गई क्या बात? आगे मैं करूँ आई डॉट के लिखूँ तो भी परपेंडिकुलर है, थीटा इनके बीच में 90 डिग्री होगा। आई का के साथ में जे के साथ में एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो आई कैप जे कैप के कैप तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, तो कोई भी दो का आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, डे डॉट के भी 0, के डॉट जे भी 0। समझ में आ गई क्या यार? क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है तो केवल खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 1 हो जाएगा, और बाकी किसी के भी साथ आई का जे के साथ करो, चाहे के साथ करो, के का आई के का जे के साथ, जे का जे के साथ तो 1 हो जाएगा, जे का के साथ, जे का आई के साथ, कैसे भी करो। अगर आप मतलब कि एक जैसे का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है खुद के साथ तो 1 आ जाएगा, किसी और के साथ हो रहा है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे दोनों। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी को लिखेंगे ए बी कोस थीटा, और बी डॉट ए को लिखेंगे बी ए कोस थीटा। समझ में आ गई क्या बात? ए डॉट बी ए कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, बी डॉट ए बी ए कोस थीटा, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी जो बनता है बेटा वो बी डॉट ए ही बनता है, ए डॉट बी डॉट ए, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, चाहे तुम ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, जहाँ तक मुझे याद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि पहले ए को बी से डॉट प्रोडक्ट करो या फिर बी को ए से डॉट प्रोडक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, है ना, क्योंकि ना तो उनके बीच का एंगल बदलने वाला ना उनका मैग्नीट्यूड बदलने वाला, फिर चाहे किसी को पहले लिखो। क्लियर है? चलो अब
अब उसके बाद में अगर दो वेक्टर दे रखे हो x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a डॉट b। अब हमें इनके मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, या तो फिर इनके बीच का एंगल भी कैलकुलेट करें, लेकिन एंगल कैलकुलेट करने का तुम्हारे पास कोई तरीका है ही नहीं। उसी के लिए तो हम आगे की चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो तरीके हमें जिन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वो हम आगे की चीजों से डिराइव करेंगे, उनसे सीखेंगे। बट हमने आई कैप आई कैप आई कैप जे कैप आई कैप के कैप इनके डॉट प्रोडक्ट करना सीख लिए हैं, तो अब हम वही करेंगे, एक डॉट बी करेंगे। तो हम लिखेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप का डॉट करेंगे किसके साथ में, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। समझ में आ गई क्या यार? अब डॉट का प्रोडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तीनों के साथ होगा, फिर इसका इसके साथ और इसका तीनों के साथ, फिर इसका भी इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तीनों के तीन तीन पेयर, यानी कि 3 3 जा 9 पेयर्स बनेंगे। लेकिन उनमें से मैं ये बोल सकता हूँ कि सिर्फ आई डॉट आई बचेगा, जे डॉट जे बचेगा, के डॉट के बचेगा। आई का जे के साथ 0, आई का के साथ 0। तो मैं लिखूंगा क्या, पहले आई का करते हैं चलो। तो आई का करेंगे तो पहले आई का आई के पहले टर्म के साथ करूंगा, तो x1 इंटू x1, ये तो कॉन्स्टेंट मतलब कि मैग्नीट्यूड है, वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर आई डॉट आई बनेगा, प्लस फिर बनेगा x1 इंटू y2 आई डॉट जे बनेगा, प्लस में x1 इंटू z2, और ये बन जाएगा आई डॉट के कैप। इन तीनों का, इसका हो गया तीनों के साथ में, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। बट देखो ध्यान से देखो, पहले इस रिजल्ट को एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हम आगे की कैलकुलेशन से बच जाएं। आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर, आई और के भी परपेंडिकुलर है। तो ये दो टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। हमें सिर्फ जरूरत है आई डॉट आई को 1 लिखने की। ये वाली वैल्यू तुम्हारी क्या बन जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी। आई डॉट आई खुद के साथ में 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, और आपस में परपेंडिकुलर के डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। यानी कि इसका सिर्फ इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ही बचेगा, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0। अब x1 इंटू y2 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही तो बनेगा। समझ में आ गई बात? तो मैं लिख सकता हूँ इसको, अब आगे की टर्म्स में सिर्फ j का j के साथ ही कर दूंगा, k का k के साथ ही कर दूंगा, क्योंकि बाकियों के साथ तो 0 होना ही है। तो बाकी की टर्म्स में सिर्फ ऐसे लिख लेता हूँ सीधे सीधे, कि j का j के साथ करूंगा तो y1 y2 और j डॉट j प्लस z1 z2 k डॉट के। तो ये रिजल्ट क्या बन गया, मैं सीधा लिख सकता हूँ कि a डॉट b जो बनेगा बेटा वो बनेगा x1 x2, आई डॉट आई भी 1 बन गया, j डॉट j भी 1 बन जाएगा, और k डॉट के भी 1 बन जाएगा। ये भी 1 बन जाएगा, और k डॉट के भी क्या बन जाएगा बेटा, ये भी 1 बन जाएगा। तो मैं x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, सिंपल सिंपल रिजल्ट बन गया, बहुत सिंपल, कि सिर्फ x को x से कर लो, y को y से कर लो, z को z से कर लो। x1 x2 y1 y2 z1 z2 इनका मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, ये a डॉट b बनता है। क्लियर है क्या यार? तो इसको एक बार ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके दोबारा से देख लो, और किस तरीके से करेंगे वो समझ लो, और हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्योंकि जब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ न्यूमेरिकल्स किस तरीके से अप्रोच हुए जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो और तुम खुद से ट्राई करो एक बार, जो मैंने बताया उसके हिसाब से। बाकी मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ कि a डॉट बी अगर मुझे करना है तो मैं लिखूंगा i प्लस 2j माइनस 3k, डॉट करना उसको 2i माइनस 3j प्लस के कैप के साथ में। अब ध्यान से देखो, i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, j को j के साथ करना है, और k को k के साथ करना है। इतना ही तो करना है, क्योंकि i का j के साथ, i का k के साथ 0, आपस में तो 0, एक दूसरे के साथ जो 0 हो जाएंगे, खुद का खुद के साथ ही होगा। तो a डॉट ए, आई का आई के साथ 1 वैसे बन जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले की 1 और दूसरे की 2, यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया 2, और आई डॉट आई बन गया 1। अब प्लस में लिखेंगे, अब j का j के साथ करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से -3 आएगा, ये 2 इंटू -3। फिर प्लस लिखेंगे, k का k के साथ करेंगे तो यहाँ से -3 आएगा और यहाँ से +1 आएगा, यहाँ से -3 आएगा और यहाँ से +1 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू -3 माइनस का 6, और 3 इंटू -1 -3 इंटू 1 -1। तो बन जाएगा 2 -7, यानी कि जो a डॉट बी बनेगा बेटा यहाँ पे, a डॉट बी बन जाएगा -5। अगर हमसे पूछा जाता कि इनके बीच में एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो हम बोल सकते थे सिंस a डॉट बी नेगेटिव आ रहा है, a डॉट बी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि कोस थीटा नेगेटिव रहा होगा, ए बी कोस थीटा में कोस थीटा नेगेटिव रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो थीटा होगा वो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल रहा होगा। समझ में आ गई क्या यार? क्या रहा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल रहा होगा, हम सीधा बता सकते हैं। क्लियर है क्या? एक सेकंड, ये शायद मैंने गलत लिख दिया, ये -3 इंटू 1 माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 3 बचेगा तो ये -9, तो ये -7 बचेगा। तो ये मैग्नीट्यूड -7 आएगा, बट हाँ रहेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल ए डॉट बी के बीच में, हम सीधा बता सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं फिर से। P और Q, तो P डॉट Q लिख लो इसको, ए बी क्यों लिख रहे हो,
ये P एंड P डॉट Q बताना है हमें, और P और Q वेक्टर हमें दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे P डॉट Q। अब हम वापस से वो मेहनत नहीं करेंगे कि पहले A को यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन लिखें, फिर डॉट लगाएं, फिर B P को लिखें, फिर Q को लिखें, फिर I का I के साथ। हमें पता है कि डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना भाई, I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ। वो बार बार वही मेहनत क्यों करनी जो हमें जिसका हमें कोई फायदा ही नहीं है। हमने सीख लिया एक बार लिख के करना, अब हम डायरेक्टली उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो आई डॉट आई करेंगे तो 1 2 इंटू -1, फिर प्लस लिखेंगे, फिर जे डॉट जे करेंगे तो -3 इंटू 2, तो ये -3 इंटू 2, प्लस के डॉट के करेंगे तो 1 इंटू 8, 1 इंटू 8, ये बन जाएगा बेटा कितना, -2 -6 +8। यानी मैं बोल सकता हूँ कि पी डॉट क्यू कितना आ रहा है, 8 - 8 0। यानी यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि पी डॉट क्यू 0 आ रहा है, पी डॉट क्यू 0, कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब P परपेंडिकुलर टू होगा Q के। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तभी एंगल डॉट प्रोडक्ट 0 आ सकता है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो मैं बता सकता हूँ एंगल दोनों के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, P और Q के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। क्लियर है? तो चलिए अगला हम पार्ट सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि P और Q दो वेक्टर हमें गिवन है, तो बोला कि A की वैल्यू फाइंड करो इस तरीके से कि दोनों परपेंडिकुलर हों। अभी हमने देखा परपेंडिकुलर की जब भी बात आती है हमें पता लग जाता है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होने की बात आ रही है। अगर हमने ये चीज याद रख ली तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे। ऐसे तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस है इस डॉट प्रोडक्ट के, बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होती है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं इससे। अब देखो, क्योंकि P परपेंडिकुलर टू Q दे रखा है तो हम बोल सकते हैं कि P वेक्टर डॉट Q वेक्टर 0 होगा। एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर आएगा, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना। फिर वीडियो रोक के खुद से करो और फिर वापस आके सोल्यूशन देखो इसका। P डॉट Q 0, तो P डॉट Q क्या बन जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, डॉट कर देंगे ai कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब देखो क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 करना है। डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो हम लिख सकते हैं कि i का i के साथ होगा, j का j के साथ, k का k के साथ, क्योंकि बाकी तो पेयर जो बनते हैं 0 बन जाते हैं। तो a का a के साथ करूंगा तो 2 × a प्लस 3 × -2 प्लस 2 × 1 इक्वल टू 0। यानी मैं यहाँ से लिख दूंगा ये 2a माइनस का 6, 2a माइनस का 6 प्लस 2, ये क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 2a इक्वल टू 4, तो a कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू 2 के लिए ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मतलब इतने ही आसान सवाल हैं ये, मैं तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना और कंडीशंस अप्लाई करना सिखा रहा हूँ अभी। अच्छे एग्जाम्पल आगे आएंगे और अच्छे एप्लीकेशंस वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। बट वो समझने के लिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो चीज़ें ऐसे हवा से जाएंगी ना कि पता ही नहीं चल पाएगा। अगर फॉर्मूले पे अप्लाई करने पे पकड़ होगी, उसकी कंडीशंस पे पकड़ होगी, तो फिर आगे की चीज़ें ऐसे चुटकियों में आसान हो जाएंगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है P डॉट P और Q दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो P, अच्छा A की वैल्यू बतानी है। सेम ही क्वेश्चन ऊपर की तरह, लेकिन ट्राई करो खुद से फिर भी, है ना। P डॉट Q हमें 0 करना है, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है P परपेंडिकुलर टू Q है। अब देखो बार बार लिखने से क्या फायदा, हम सीधे करते हैं, A का A के साथ, I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ में। I का A के साथ करूंगा 2a इंटू a स्क्वायर बनेगा, P डॉट Q जो बनेगा 2a इंटू a, तो 2a स्क्वायर प्लस फिर क्या बनेगा 3 × 2 6 प्लस का 6, फिर प्लस क्या बनेगा 2 × 1, 2 × 1 बन जाएगा 2, और ये इक्वल टू 0। यानी ये बन जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, a स्क्वायर -4, a स्क्वायर की वैल्यू -4, ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है। ए स्क्वायर नेगेटिव होना, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव होना तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सिंस स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कांट बी पॉसिबल, कांट बी नेगेटिव, कांट बी पॉसिबल नहीं, कांट बी नेगेटिव। सो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर हम बोलेंगे कैन नॉट बी परपेंडिकुलर, कैन नॉट बी परपेंडिकुलर फॉर एनी वैल्यू
एनी वैल्यू ऑफ, एनी रियल वैल्यू ऑफ ए लिख लो, एनी रियल वैल्यू ऑफ ए। अब तुम बोलोगे कि सर सेम ही तो क्वेश्चन ऊपर किया था हमने, सेम ही क्वेश्चन ऊपर किया था, इसमें तो ए की वैल्यू 2 निकल के आ गई थी जिस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दो वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएंगे? ऊपर तो हो रहे थे, देखो ऊपर में यहाँ पे 2 नहीं था, उस ये वाला वेक्टर में ये वाला ए भी तो रोल प्ले करेगा ना, और इस वाले वेक्टर में ये तो कर ही रहा था। अब इस वाले वेक्टर में भी ये वाला ए रोल प्ले करेगा, साथ में उसकी जो क्वांटिटी थी और भी तरीके से चेंज कर दी गई है, जैसे हाँ ये -2 था, इसको +2 कर दिया गया, तो वेक्टर चेंज कर दिए गए, और इन दोनों में ही आई कैप खुद ए पे डिपेंड कर रहा है। और इस सिनेरियो में कंडीशन ये निकल के आ रही है कि अगर इसको परपेंडिकुलर होना है तो ए स्क्वायर -4 के बराबर होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये वेक्टर किसी भी रियल वैल्यू ऑफ ए के लिए तो परपेंडिकुलर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों ए यहाँ पे हैं, क्योंकि ये जैसे बदलेगा ए के साथ वैसे ये भी बदलेगा, तो ये परपेंडिकुलर नहीं बनने देगा, ये ए इसको कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होने देगा। हो सकता है ऑब्टूज एंगल पे, हो सकता है एक्यूट एंगल पे बन जाए, लेकिन परपेंडिकुलर तो नहीं बनने देगा, इतनी तो गारंटी है, इतना हम यहाँ से कह सकते हैं। समझ में आ गई क्या यार? ठीक है, चलिए दूसरा मैं बात करूं कि इनके बीच का एंगल कैसा होगा, हमेशा बता सकते हैं कि हमेशा कैसा एंगल होगा? तो ध्यान से देखो, 2a² + 6 + 2 P डॉट क्यू, एंड हम यहाँ पे और भी बातें कर सकते हैं। यहाँ पे P डॉट क्यू जो बना वो 2a² + 8 बना, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि a² भी पॉजिटिव और 8 तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि P डॉट क्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि इनके बीच का एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? तो ये रिजल्ट में कुछ ऐसे हैं कि डायरेक्टली वैल्यूज को देख करके ऑब्जर्व कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात? तो हमें मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल पकड़ के साथ में चलना है कि क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या रिजल्ट आ रहा है, तो इसमें क्या वैल्यू है, ऑब्ट्यूज होगा, एंगल एक्यूट होगा, तो हमें वेक्टर्स के बारे में सिनेरियो पता चल जाएगा कि ये वेक्टर जब भी बनेंगे हमेशा एक्यूट एंगल पे बनेंगे, हमेशा ऐसे बनेंगे। अगर पी वेक्टर को इस तरफ दिखाऊंगा तो क्यू वेक्टर इस तरफ बनेगा एक्यूट एंगल पे। ठीक है, क्या इनके बीच में, क्या इसकी वैल्यू पी के मैग्नीट्यूड और क्यू के मैग्नीट्यूड बराबर हो सकती है? वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 भी नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये मिनिमम ए की वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 + 8 भी 8 तो रहेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू पी डॉट क्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इसमें ये भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन देकर के, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पी डॉट क्यू। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? तो देखो हमने पता करा कि पी डॉट क्यू जो आ रहा था वो 2a² + 8 आ रहा था। अब ए की अलग अलग वैल्यू के लिए आएगा, ये मिनिमम कब होगा? पी डॉट क्यू मिनिमम तब होगा जब ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी, और ये मिनिमम हो सकता है 0, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ से हमें पता चला कि पी डॉट क्यू की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी है दोस्त? 8 पॉसिबल है, इससे छोटा पी डॉट क्यू पॉसिबल भी नहीं है। क्लियर है कि यार? तो 0 पॉसिबल नहीं है, वो सॉरी a × b के बराबर ये, हाँ पी डॉट क्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 8 है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आई पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दे रखा है, बोला कि इसमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करो अगर पी डॉट क्यू -10 है। तो फिर से वही डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। पी डॉट क्यू हमें गिवन है, पी डॉट क्यू है कितना? -10। क्वेश्चन को पॉज करो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, आंसर तुरंत आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा भी। पी डॉट क्यू कैलकुलेट करो, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, और के का के के साथ में, लेकिन के तो इधर है ही नहीं, तो के का के के साथ में करेंगे तो यहाँ पे 0 0 के कैप, तो 0 का 1 × 0 0 बन जाएगा। तो आई का आई के साथ करेंगे तो a, प्लस जे का जे के साथ में करेंगे तो -2a, प्लस के का के साथ में करेंगे तो 0 = -10। यानी कि यहाँ से हमें देखो साफ साफ दिख रहा है a - 2a = -10 है, यानी कि माइनस का a = -10, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? +10। बस ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल हम अप्लाई करना सीख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, थोड़ी वैल्यूज याद और फॉर्मूला याद करने, कंडीशन याद करने के लिए। ठीक है, अगला देखो, अब ध्यान से देखो, पहला ही एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन ही हो सकता है एक, तो इसको बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए एक तरीके से, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट का एक पार्ट है। हमने जो डिफाइन करा उसके हिसाब से हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि ये ए वेक्टर है, ध्यान से समझना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर मैं इनके लिए ए डॉट बी डिफाइन कर लूं, ए डॉट बी डिफाइन कर लूं, तो वो ए बी कोस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर वो ए डॉट बी ए बी कोस थीटा बन रहा है तो मैं कोस थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ ना यार।
भाई ए डॉट बी हमने देखो आई कैप जे कैप में दे रखे होंगे तो ए डॉट बी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे जैसे यहाँ पे कर रहे थे, ए डॉट बी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, आई का ए के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। साथ में ए का मैग्नीट्यूड हमें पता ही होगा, कैलकुलेट कर लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ से कोस थीटा भी तो निकाल सकते हैं अगर एंगल नहीं पता तो। इन दोनों वेक्टर्स जैसे पूछ लिया जाता है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, तो हम ए पता है, हमें पी पता है, क्यू पता है और इन दोनों का डॉट डॉट पता है, तो हम इनके बीच का एंगल निकाल सकते थे ना। सेम चीज यहाँ पे होगी कि कोस थीटा जो बनेगा उसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात करेगा कि एंगल कितना होगा, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, डॉट प्रोडक्ट का। टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वी यूज डॉट प्रोडक्ट। क्या? वी यूज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यूज में लेंगे तब जाकर के हमें उन दोनों के बीच का एंगल पता चल जाएगा। और एंगल पता नहीं चलेगा मतलब कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, सीधी सी बात है। बट हाँ, अगर ए डॉट बी हमें पता हो, ए और बी वेक्टर पता हो, तो ए डॉट बी भी निकालेंगे, ए भी निकालेंगे, बी भी निकालेंगे, तो कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। इसके ऊपर अगर हम ध्यान से देखें, एक एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो अगर हम ए डॉट बी और ए बी की कैलकुलेशन करें, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन करना सिखाऊं, इस क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें कैलकुलेशन करना सिखाता हूं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। मान लो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट मैं तुम्हें कैलकुलेशन करना सिखाता हूं, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी वेक्टर है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। हमें पता है कि कोस थीटा जो बनेगा वो ए डॉट बी अपॉन में ए बी बनेगा। तो बस ए डॉट बी तो क्या बनेगा, ए डॉट बी करना है, आई का आई के साथ में x1 x2, वाई का वाई के साथ में y1 y2, जेड का जेड के साथ में z1 z2, और ए का मैग्नीट्यूड तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड बन जाएगा दोस्त x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। अगर हम ये पता चल गए तो बस काम खत्म। अब हम इसका वो कर देंगे, ए के मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और ये ए डॉट बी आ गया, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा आ गया तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स, ये पूरा का पूरा फैक्टर, इतना एंगल बन जाएगा। सेम कहानी तुम्हें यहाँ पे रिपीट करनी है। अब ये उस क्वेश्चन को करो, मैंने तुम्हें करना सिखाया, वीडियो पॉज करके तुम पहले खुद से ट्राई करो, क्या तुम सीधे खुद से कर सकते हो क्या, और फिर सॉल्यूशन आके देखना कि हमें ए डॉट बी पता करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है, और हमें अगर एंगल पता करना है तो कोस थीटा को हम लिख देंगे ए डॉट बी अपॉन में ए बी। तो अब हम देखो ए डॉट बी लिखेंगे, ए डॉट बी क्या होगा, आई का आई के साथ में, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के साथ में, बस ये डॉट डॉट करना है। तो आई का आई के साथ में बन जाएगा 1 इंटू 2 2, फिर बन जाएगा -1 इंटू -1 प्लस का 1 बन जाएगा, और 1 इंटू -1 माइनस का 1, ये तो ए डॉट बी बन गया। नीचे ए का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इंटू में ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, जो कोस थीटा बनेगा, कोस थीटा जो बनेगा वो 2 + 1 -1, ये तो कट गया, 1 से 1 कट गया, और ये बन जाएगा 2 अपॉन में नीचे क्या बनेगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये बन जाएगा 4 + 1 + 5 √3 इंटू √5, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में √15, 2 अपॉन में √15, तो कोस थीटा बन जाएगा 2 अपॉन में √15। कोस थीटा 2 अपॉन में √15 बन गया, तो थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 2 अपॉन में √15, ये 15 है। तो हम बोल सकते हैं थीटा जो बनेगा दोस्त वो बनेगा कोस इनवर्स 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 15। क्लियर है? चलिए ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? इस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि ये 4 + 1 + 5 + 1 6 बनेगा, 5 नहीं बनेगा, ये बनेगा 6। ठीक है, √3 और √6, तो 6 3 जा 18 बनेगा, ये बन जाएगा 18। ठीक है, और 18 को फिर लिखा जा सकता है, इसको ढंग से अगर देखेंगे तो हम बनेगा ये कोस थीटा को 2 अपॉन में 9 इंटू 2 लिखा जा सकता है, तो 9 का √3 बन जाएगा 3√2, तो ये √2 अपॉन में √3 ये बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा √2 अपॉन में √3।
तो ये बन जाएगा √2 से ये √2 कट जाएगा तो √2 बच जाएगा ऊपर, तो थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स √2 अपॉन में √3। हाँ ये रिजल्ट बनेगा, सॉरी नीचे रूट नहीं है, नीचे 3 ही है, ठीक है। 2 ये तो 2 अपॉन में √2 तो √2 बन गया, और नीचे 3 2 अपॉन में √2 अपॉन में 3, ये तुम्हारा एंगल थीटा बन जाएगा दो वेक्टर्स के बीच का। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, अगर जिन्होंने पिछली क्लासेस करी हुई हैं उन्हें पता होगा कि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है पहले, कि सेम वेलोसिटी वेक्टर दे रखा था और वेक्टर मैग्नीट्यूड कंपोनेंट और एंगल बिटवीन वेक्टर्स जेड एक्सिस और ये सब तो हमने करा हुआ है। समझ में आ गई बात। ये दोनों चीजें हमने करी हुई हैं, ये चीज हमें करनी है, और ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट कितना होगा ये भी हमने किया हुआ है। बट हमें ये ऑलरेडी कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, हम इस पे फोकस करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्योंकि हमें एंगल पूछा हुआ है किसके साथ में। बाकी के 3 पार्ट जो हैं ए बी और डी ये ऑलरेडी करे हुए हैं, तो पिछले लेक्चर जा करके तुम देख सकते हो, है ना। वेक्टर एडिशन में जब एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकाल रहे थे, ठीक है ना, या फिर मैं बोलूँ कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा 3D वेक्टर जब लिखा था तो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में एंगल निकालना सिखाया था, कि कोस गामा जो होगा जेड एक्सिस के साथ में वो जेड अपॉन में आर होगा, यानी कि आर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मेथड 1 तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, मेथड 1 तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, कि जो सी पार्ट सोल्व कर रहे हैं, सी पार्ट का मेथड 1, कि जो कोस गामा होगा वो वी जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वी सीधा लिखा जा सकता है, यानी कि वी जेड तो होगा 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है कोस गामा, अगर गामा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है तो गामा जो है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर v एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अगर ऐसा है तो जेड कंपोनेंट अपॉन में टोटल मैग्नीट्यूड ये बन सकता है तुम्हारा कोस गामा। ये हमने पहले पढ़ रखा है, पीछे के लेक्चर जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि अगर हमें इसका एक्स एक्सिस या सॉरी जेड एक्सिस के साथ में एंगल निकालना है, तो हमें देखो कोई भी वेक्टर है, मान लो ये जेड एक्सिस मान लेते हैं इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर भी मान लें हमें, क्योंकि कोई डायरेक्शन वगैरह ऐसे स्पेसिफाई तो कर नहीं रखी, और ये वेक्टर वी वेक्टर है, मान लो इसके बीच का एंगल थीटा है और ये थीटा में निकालना है, तो जेड एक्सिस के साथ में निकालूं तो जेड एक्सिस में मैं कोई भी एक वेक्टर मान लूं, भाई जेड एक्सिस में जितने भी वेक्टर्स होंगे, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, सभी के साथ में इसका जो एंगल होगा वो सेम ही तो होगा। तो मैं क्यों ना एक आसान सा वेक्टर जो बन सकता था वो बन सकता था कि जेड डायरेक्शन में एक वेक्टर मैं मान लूं के कैप। समझ में आ गई क्या बात। इसको जेड वेक्टर ही बोल देता हूँ कि जेड डायरेक्शन में एक वेक्टर मान लिया मैंने के कैप। इस के कैप के साथ में जो एंगल बनेगा दोस्त, क्योंकि के कैप होगा जेड की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 बन गया, इसका डायरेक्शन जेड आई गई, तो इस डायरेक्शन के साथ में जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा वो सीधा कैलकुलेट होकर आ सकता है। अगर मैं इसको मैं गामा बोलूँ, क्योंकि ऊपर गामा बोल रखा है तो गामा ही बोल लेते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि गामा जो लिखा जाएगा उसके हिसाब से v डॉट जेड वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जेड का मैग्नीट्यूड इंटू कोस गामा लिखा जा सकता है। v डॉट जेड क्या होगा, जेड के साथ में डॉट प्रोडक्ट, यानी कि के कैप के साथ में, जेड वेक्टर हमने के कैप समझा, तो वेलोसिटी वेक्टर का जेड के साथ में करेंगे तो के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट सिर्फ इसके साथ डॉट होगा, ये दोनों के साथ तो 0 हो जाएगा, तो 1 और ये 1 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये तो बन जाएगा 1 इक्वल टू वी का मैग्नीट्यूड तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो वी का मैग्नीट्यूड, और जेड का मैग्नीट्यूड बन जाएगा 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है के कैप का मैग्नीट्यूड 1, और ये कोस गामा, देखो कोस गामा निकल के आ गया 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वही 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना 9 + 4 13 + 1 14 कोस गामा √1 अपॉन में √14, गामा को लिखा जा सकता है कोस इनवर्स 1 अपॉन में इसको √14। समझ में आ गई क्या यार। अगर ये चीज़ हमें समझ में आती है तो हमें पता है कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ में एंगल, जो हमें फॉर्मूला याद करा था कोस अल्फा एक्स अपॉन में आर, कोस बीटा वाई अपॉन में आर, कोस गामा जेड अपॉन में आर, वो कहीं से दूसरे तरीके से भी आ सकता है, तो वो ये एक तरीका है। अगर तुम्हें एक्स एक्सिस के साथ में एंगल निकालना है तो आई कैप के साथ निकाल लो, वाई एक्सिस के साथ निकालना है तो जे कैप के साथ निकाल लो, जेड एक्सिस के साथ निकालना है तो के कैप के साथ एंगल निकाल लो, और वो एंगल निकालना डॉट प्रोडक्ट से मैंने सिखाई रखा है। तो यहाँ से तुम किसी भी वेक्टर के साथ निकाल सकते हो, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग आई कैप जे कैप के कैप के साथ भी निकाल ही सकते हो। तो ये एक और तरीका है हम एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में एंगल निकालने का। क्लियर है क्या यार। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो फॉर्मूले भूल जाएं, वो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, चीज़ें सभी तरीके की काम में आती हैं। अब वही चीज़ है कि डायरेक्शन साइन और डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि अगर मान लो अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस है, एंगल विद एक्स एक्सिस,
है ना। बीटा जो है वो एंगल विद वाई एक्सिस है, और जो गामा है वो एंगल विद जेड एक्सिस है किसी भी वेक्टर का। तो अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट करने का हमने ये नया तरीका सीखा। इस नए तरीके के हिसाब से हम इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें साइन बनेगी, साइन ऑफ एक्सिस, डायरेक्शन साइन अगर मैं बोलूं, डायरेक्शन साइन यानी डायरेक्शन क्या होगा कि एंगल, साइन वाले एंगल्स, तो हम बोलेंगे वो साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, ये डायरेक्शन साइन होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि जो डायरेक्शन है वो कोसाइन के हिसाब से देखूं तो वो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा होते हैं। तो डायरेक्शन साइन, डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। हमें कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा भी आ जाएगा। क्योंकि कोस अल्फा अगर आ गया तो फिर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा टू 1, वो आइडेंटिटी यूज करके मैं साइन अल्फा भी निकाल सकता हूँ। क्लियर है क्या? तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट तुम्हारा ये जो आर वेक्टर है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। इसमें जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दोस्त वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको हम आर ही बोल देते हैं। बार बार इतना बड़ा मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत के बजाय हम आर लिख लेंगे। आर का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही होगा। तो अब अगर एंगल विद एक्स एक्सिस निकालूं, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस अगर आ गया तो ध्यान से देखो, एंगल विद एक्स एक्सिस तो मैं बोल सकता हूं कि मान लो अल्फा है, तो एंगल विद आई कैप कैलकुलेट कर लूं और एक्स एक्सिस सेम ही होगा। तो बस मैं आई कैप के साथ में एंगल निकाल लेता हूं, यानी मैं कर लेता हूं आर डॉट आई कैप इक्वल टू आर कोस अल्फा, क्योंकि आर इंटू 1 इंटू कोस अल्फा, या फिर बोलो कि आर, इसको ऐसे लिख दूं, आर इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस अल्फा, और ये बन जाएगा आर कोस अल्फा। और आई के साथ जब डॉट करूंगा तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो आर वेक्टर का आई के साथ में सिर्फ एक्स आएगा, आर डॉट आई कैप। तो एक्स डॉट आई कैप का आई कैप से करूंगा तो एक्स डॉट आई कैप डॉट आई, एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप, आई डॉट कैप डॉट आई कैप 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू आर कोस अल्फा, कोस अल्फा आ गया ना यार, एक्स अपॉन में आर, या फिर बोलूँ एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ गई क्या? तो अगर ये समझ में आता है हमें तो हम बोल सकते हैं कि कोस अल्फा जैसे निकला है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं सिमिलरली फ्रॉम आर डॉट जे कैप हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, आर डॉट जे कैप करूंगा तो मैं कोस बीटा निकाल सकता हूँ जे कैप के साथ में एंगल, जो कि बन जाएगा वाई अपॉन में आर, जो कि बनेगा वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलरली मैं अगर आर डॉट के कैप करूंगा फ्रॉम, मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम आर वेक्टर डॉट के कैप मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कोस गामा जेड एक्सिस के साथ में एंगल, या फिर बोलो के कैप के साथ में एंगल, तो मैं ये कोस गामा कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ऊपर जो बनेगा वो जेड अपॉन में आर या फिर जेड अपॉन में दिस बन जाएगा। क्योंकि के कैप के साथ करूंगा, देखो जे कैप के साथ करूंगा तो सिर्फ जे कैप का कोफिशिएंट वाई बचेगा, के कैप के साथ में करूंगा तो सिर्फ के कैप का कोफिशिएंट जेड बचेगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अगर मैंने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कैलकुलेट कर लिया है तो यूनिट वेक्टर अलोंग आर कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, तो मैं आर कैप क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आर कैप में क्या लिख सकता हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा ये 1 होता है। ये हमने पहले भी प्रूव करा है पिछले लेक्चर्स में, जब हमने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालना सीखा था। और हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर गामा इसका स्क्वायर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे भी इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे भी यही। समझ में आ गई क्या बात? तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। हम ऐसा बोल सकते हैं, हमने किया हुआ है तो हम दोबारा से करने की क्यों ही हेडेक लें। और अभी बता भी दिया इस तरीके से, तुम मैंने जैसे जैसे बताया वीडियो पॉज करके उसको स्टेप करके देखो, तुम्हें तुरंत वैल्यू मिल जाएंगी। ये ऐसे है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों वेक्टर्स, ये एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है, वाई के लॉन्ग, ये जेड के लॉन्ग, तो मैं आर कैप जो बोल सकता हूँ, आर कैप जो बन जाएगा वो कोस स्क्वायर अल्फा आई कैप प्लस कोस स्क्वायर बीटा जे कैप प्लस कोस स्क्वायर गामा के कैप बोल सकता हूँ ना, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा
1 होता है। समझ में आ गई क्या बात? तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, आर कैप को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, क्योंकि 1 है कोस स्क्वायर अल्फा आई कैप, सॉरी कोस स्क्वायर अल्फा नहीं, कोस अल्फा, स्क्वायर नहीं आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, क्योंकि इसको मैं एक्स कैप लिख सकता हूँ, इसको मैं वाई कैप लिख सकता हूँ, इसको मैं जेड कैप लिख सकता हूँ, कि यूनिट वेक्टर अलोंग मैं एक्स कैप का स्क्वायर लिखूंगा इसको, वाई कैप का स्क्वायर जेड कैप। भाई एक्स कोफिशिएंट अगर कोस अल्फा होगा, एक्स कोफिशिएंट अगर कोस अल्फा होगा तो, और वाई कोफिशिएंट कोस बीटा और जेड कोफिशिएंट अगर कोस गामा होगा, तो अगर इसको यूनिट वेक्टर होना है तो इसका स्क्वायर 1 होना चाहिए, जो कि होता है। तो इसको मैं कोस अल्फा को एक्स, कोस बीटा को वाई, कोस गामा को जेड मान लूँ, तो ये वेक्टर बनेगा, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा। समझ में आ गई क्या बात? ये एक यूनिट वेक्टर होगा, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। समझ में आ गई बात? दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है, देन पुट हम क्या पुट कर देंगे, जो साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, भाई कोस स्क्वायर अल्फा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ, और कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, और माइनस कॉमन आकर के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, जो कि बनेगा इक्वल टू 1। और अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, कितना बनेगा 2। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में एंगल। तो कोसाइन का जो स्क्वायर का एडिशन होता है वो तो 1 होता है, और साइन स्क्वायर का एडिशन जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर कोई वेक्टर v है तो इसका एक्स वाई और जेड एक्स के साथ में एंगल बताओ, और इस वेक्टर के साथ में एंगल बताओ। सिंपल है, प्रैक्टिस करके मतलब क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। एक्स एक्सिस के साथ में अगर एंगल बताना है, यानी कि मुझे आई कैप के साथ में एंगल बताना है, तो मैं कर दूंगा v डॉट आई कैप इक्वल टू वी कोस थीटा बोल देता हूँ उसको, या फिर अल्फा बोल देता हूँ। तो v डॉट आई कैप करूंगा तो आई कैप का आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट, यानी कि 3 के साथ में करूंगा तो 3 बन जाएगा। 3 इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, हम मैग्नीट्यूड अलग से कैलकुलेट करके रख लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत जगह हर क्वेश्चन में ये तो काम आएगा ही आएगा। तो जो v का मैग्नीट्यूड होगा वो v का मैग्नीट्यूड बनेगा बेटा, v बोला स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 प्लस 25 इंटू 2, जो कि बन जाएगा 5√2। तो मैग्नीट्यूड इसका 5√2 है, तो ये बन जाएगा 3। यहाँ पे हम कर रहे थे v डॉट आई कैप 3 बनेगा इक्वल टू ये v का मैग्नीट्यूड जो बनेगा, v का मैग्नीट्यूड हम 5√2 लिख सकते हैं सीधा, 5√2 कोस अल्फा। तो बन जाएगा कोस अल्फा कितना बन जाएगा बेटा 3 अपॉन में 5√2, क्या बन जाएगा 3 अपॉन में 5√2, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। सिमेट्रिकली या सिमिलरली मैं बोलूँ कि वाई एक्सिस के साथ में करना है तो मैं जे कैप के साथ में डॉट कर दूँ, वी वेक्टर डॉट जे कैप इक्वल टू वी कोस बीटा, क्योंकि जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, वी का मैग्नीट्यूड वी, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स बीटा मान लिया वी और जे के बीच में। तो वी कोस बीटा जो बनेगा वो वी डॉट जे अपॉन में वी बन जाएगा, सॉरी कोस बीटा, और वी डॉट जे बनेगा वो जे का जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जे कोफिशिएंट यही बनेगा, जे का कोफिशिएंट -4, तो ये बन जाएगा -4 अपॉन में ये 5√2 कोस बीटा आ गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि जेड एक्सिस के साथ में एंगल निकालना है तो फिर के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। तो कोस बीटा कोस गामा को मैं क्या लिख दूंगा, कोस गामा को लिख दूंगा वी डॉट के कैप अपॉन में वी का मैग्नीट्यूड वी और 1 का के कैप का मैग्नीट्यूड 1। तो वी डॉट के कैप करूंगा तो के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये 5 बनेगा, और बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो ऊपर तो बन जाएगा 5 और नीचे बन जाएगा 5√2, और ये बन जाएगा 1/√2। इसको सीधा लिखा जा सकता है कि भाई गामा जो होगा वो 45 डिग्री एंगल होगा। समझ में आ गई क्या बात? फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि हमने मान लो कोई बी वेक्टर मान लिया जो कि गिवन है आई कैप जे कैप के कैप, इसके साथ में एंगल निकालना है। और आई कैप के कैप जे कैप में एक खास बात है कि ये तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है, एक्स कोफिशिएंट भी उतना है, वाई भी उतना ही, जेड भी उतना ही। एक्स वाई जेड अगर इक्वल होंगे तो उनके जो अल्फा बीटा गामा एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, वो हमने करा हुआ ऊपर देखा हुआ है। और ये यूनिट वेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कि √3 बनेगा, तो यूनिट वेक्टर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें ए डॉट भी करना, वी डॉट भी करना पड़ेगा। मान लो कोस थीटा, मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है, तो कोस थीटा को वी डॉट बी अपॉन में वी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। वी डॉट बी करेंगे तो वी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का, ये तो यहाँ तो आई जे के तीनों 1 1 है, तो 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, 1 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4, 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5, तो 3 -4 + 5 ये बन जाएगा 3 -4 + 5, तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट। और v का मैग्नीट्यूड हमने देखा 5√2 और b का मैग्नीट्यूड हमने √3 निकाला अभी, है ना।
ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3, 3 का रूट रूट 3। तो ये बन जाएगा, देखो ऊपर तो बन जाएगा 4 और नीचे बन जाएगा 5 रूट 6। क्लियर है? तो ये कोस थीटा आ गया, थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 4 अपॉन में 5 रूट 6। समझ में आ गई क्या यार? तो अगर तुमने ढंग से चीज़ें समझी हैं तो ये तुम्हें चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी, और जो क्वेश्चंस हैं वो खुद से ट्राई कर पा रहे होगे तुम। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिनसे हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हम उनको ट्राई करते हैं। और तुम 1 बाई 1 जैसे ही मैं क्वेश्चन शो करता हूँ स्क्रीन पे, तुम पॉज करके और उसको खुद से ट्राई करो एक बार लिख करके, और फिर जब नहीं समझ में आ रहा हो, मतलब या फिर या तो हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो ये है अगर तुमने ऊपर की चीज़ें मेरे जो पढ़ाई हुई है ध्यान से देखी होंगे, ऊपर के क्वेश्चन खुद से मेरे साथ साथ सोल्व करे होंगे, तो अब तुम्हें ये क्वेश्चन आसान लगेंगे और ये हो जाएंगे, है ना, चाहे ये कितने अच्छे क्वेश्चन हो। कुछ हो सकता है कि तुम्हें अलग चीज़ें सीखने को मिले, और मतलब डेफिनेटली अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसमें, लेकिन तुम कर पाओगे क्योंकि ऊपर की अप्रोच हमने अप्लाई करना सीखा है इन चीज़ों को। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, खुद से ट्राई करके आओ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ सोल्यूशन क्या होगा, एक बार उसके साथ मैच करना। इसमें बोल रहा है कि पार्टिकल है, पार्टिकल जिसका मास 1 kg है और इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है, और ये फोर्स जो है, फोर्स वेक्टर तीनों के साथ इक्वली एंगल पे इंक्लाइंड है। समझ में आ गई ये बात? जो फोर्स है वो तीनों एक्सिस एक्स अल्फा बीटा गामा तीनों के साथ में जो तीनों एंगल हैं वो इक्वल है, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट इसके इक्वल हैं, और मैग्नीट्यूड इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका 50 न्यूटन। तो देखो एफ वेक्टर जो बनेगा इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हमें पता है 50 न्यूटन है, बस डायरेक्शन की बात है। तो डायरेक्शन की बात होगा तो कोई भी वेक्टर जो एक्स वाई जेड के साथ में एक्सिस इक्वली इंक्लाइंड होगा उसके लिए अल्फा बीटा और गामा इक्वल होंगे, उसके लिए कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इक्वल होगा। या तो मैं इस तरीके से कर लूँ, या फिर एक और अप्रोच बताई थी मैंने तुम्हें पहले, ये क्वेश्चन हमारा करा हुआ है। सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है कि मैं कोई आर वेक्टर मान लेता हूँ जो इक्वली इंक्लाइंड है, आई कैप जे कैप के कैप ही मान लेता हूँ, यही वेक्टर, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट इक्वल हैं तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे। तो आर कैप क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड √3, ये वेक्टर बनेगा। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, और ये तीनों अगर इक्वल हैं तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, और अगर ऐसा होगा तो कोस अल्फा 1/√3 होगा, तो कोस अल्फा 1 अपॉन में √3 होगा। इसी सिमिलरली कोस बीटा कोस गामा, तो जो आर कैप बन जाएगा या एफ कैप बन जाएगा वो कोस अल्फा आई कैप कोस बीटा जे कैप कोस गामा जे कैप, तो ये 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। दोनों ही तरीके हो सकते हैं, ये भी मान लो चाहे या फिर इस तरीके से कर लो। तो हमें पता चल गया कि जो एफ कैप है वो आर कैप यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3, ये एक वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के साथ में इंक्लाइंड है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स वेक्टर क्या बनेगा, एफ इंटू एफ कैप, यानी कि फोर्स वेक्टर बन जाएगा 50 अपॉन में √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पहले फोर्स वेक्टर बन गया। अब बोला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो फोर्स बाई मास होता है, ये तो सिंपल तुम पढ़ते आ रहे हो बचपन से। तो और मास जो है वो फोर्स अपॉन में मास जो है वो 1 kg है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो फोर्स के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि क्योंकि मास 1 kg है तो एक्सेलरेशन जो बन जाएगा वो 50 अपॉन में √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर तुम्हारी एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्लियर है क्या यार? ध्यान से समझ लो, नहीं समझ में आया थोड़ा सा फास्ट हो गया हो तो पीछे करके देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं और पूछा है कि वैल्यू बताओ ए की जिसके लिए एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स जो है वो 90 डिग्री हो, 180 डिग्री और एक्यूट एंगल हो। 3 केसेस दे रखे हैं, तीनों केस सोल्व करने, खुद से ट्राई करो और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ सोल्यूशन, वापस आके देखना। ए वेक्टर हमें गिवन है, देखो ए वेक्टर गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर जो दे रखा है 3 आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस 2 ए के कैप। समझ में आ गई बात? सबसे पहली बात, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 प्लस 1 5 6 √6 ए का मैग्नीट्यूड होगा। बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, तो 5 ए स्क्वायर प्लस 9, ये बी का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। ठीक है, चलो काम आएंगे क्योंकि आगे हमें एंगल्स के बारे में चर्चा करनी है, तो ए डॉट बी में ए और बी के मैग्नीट्यूड तो काम आएंगे। बट पहली बात ये जो दे रखी है कि 90 डिग्री एंगल होगा इन दोनों के बीच में, तो ए की वैल्यू ज्ञात करो। ये मैंने कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन ऊपर पहले जो किए थे उसमें काफ़ी बार कर रखा है कि ए डॉट बी जो होगा वो 0 डिग्री होगा अगर थीटा 90 डिग्री है। तो ए डॉट बी करो तो आई का ए के साथ 2 × 3 6 और माइनस जे का ए जे के साथ में माइनस का ए,
और के कैप साथ में 1 इंटू -2a इक्वल टू 0 करेंगे तो बन जाएगा 3a इक्वल टू 6 और a की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 2। क्या बन जाएगी a की वैल्यू 2। ये आंसर आ गया। सेकंड जो पार्ट बनेगा, सेकंड पार्ट में देखो, इसमें देखो a डॉट बी जो लिखा जाएगा वो ए बी कोस 180 डिग्री लिखा जाएगा और कोस 180 डिग्री होता है बेटा -1, क्योंकि इनमें सेकंड पार्ट में एंगल 180 डिग्री दे रखा है। तो a इंटू बी इंटू -1 यानी कि -ab। तो बस अब रखेंगे a डॉट बी करो पहले तो। a डॉट बी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये है यही है a डॉट बी, ये a डॉट बी। तो a डॉट बी की वैल्यू हमने सबसे पहले अलग से कैलकुलेट करके रख लेते हैं क्योंकि हर जगह काम में आने वाली है। a डॉट बी जब करा तो ये बन गया 6 माइनस a माइनस 2a यानी कि 6 माइनस 3a। a डॉट बी 6 माइनस 3a है तो ये a डॉट बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 6 माइनस 3a। ये इक्वल है a यानी कि कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ a √6 और b यानी कि माइनस ए बी, सॉरी b यानी कि b का मैग्नीट्यूड कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 5a² + 9 इंटू -1। समझ में आ गई क्या बात। ये माइनस ए बी है कि फिर माइनस बाहर ही लगा लेते हैं, इसके बराबर है ये। अब देखो अगर हमें a निकालना है तो a की इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करा तो ये 6 माइनस 3a का स्क्वायर बन जाएगा 6 का 36 प्लस -3 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 9a² और 2ab करेंगे तो माइनस का 2 इंटू 3 इंटू 6 12 3 जा या फिर 3 2 जा 6 6 36 तो ये माइनस का 36a बनेगा इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट का स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तो ये 5a² + 9 बच जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30a² प्लस में 9 6 जा 54। तो देखो उधर की तरफ भेजो इसको a² को तो ये बन जाएगा 21a², इधर की तरफ जाएगा तो 30 - 9 और ये 36a और 54 - 36 प्लस 36a प्लस 54 - 36 ये क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ से लिखा जाता है 21a² प्लस 36a और 54 - 36 कितना होता है 18, क्योंकि हम 18 2 जा 36 18 3 जा 54 तो माइनस कर देंगे तो 18 बच जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू 0 क्योंकि हमने सभी एक तरफ कर लेना पैरामीटर तो इक्वल टू 0। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये बन जाएगा 7a² प्लस में 3 से डिवाइड का 12a प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मुझे देखने पर थोड़ा सा अजीब तो लग ही रहा है क्योंकि इसमें b बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू a एंड c। तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूँ कि क्या a की कोई वैल्यू पॉसिबल हो भी तो उसमें लिखूंगा b² - 4ac तो b² यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4a 7 इंटू 6। तो a और c क्योंकि 7 और 6 बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, इनका मल्टीप्लिकेशन और बड़ा आना था इसलिए मैंने चेक करा तो ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 6 4 जा या 7 4 जा 28 इंटू 6 28 इंटू 6 क्या बन जाएगा 144 माइनस 28 इंटू 6 क्या बन जाएगा 168 क्योंकि 6 8 जा तो 48 8 और 4 6 2 जा 12 और 4 6 16 तो 168। ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जब मैं x कैलकुलेट करूंगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से नो रियल रूट्स पॉसिबल, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि जो वेक्टर a और b है ना, वेक्टर जो यहाँ पे हमने लिए थे वेक्टर a एंड b वो 120 डिग्री पे 180 डिग्री पे कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो स्टार मार्क लगा के इसका हम लिखेंगे रिजल्ट कि इट मीन्स फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर कांट बी एट 180 डिग्री। अब तुम बोलोगे कि सर ऊपर भी एक ऐसा रिजल्ट आया था तो क्या कभी कोई वेक्टर 180 पे हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं ना, आई कैप और माइनस आई कैप भी देख लो, हो सकते हैं। बट हमने जो वेक्टर्स लिए हैं वो डिपेंडेंट वेक्टर्स लिए हैं जिनमें कुछ वेरिएबल्स हैं और उसके कंडीशन के साथ में देखा तो ये वाला वेक्टर अगर उसमें एक ही जो मर्जी रख लो इसके परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा, कोई और वेक्टर हो सकता है जिसके परपेंडिकुलर हो। समझ में आ गई क्या यार, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले भी तो काफी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ने डॉट प्रोडक्ट 0 करने वाले। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में a डॉट बी हमने कैलकुलेट कर रखा है, a डॉट बी हमारे पास 6 - 3a है और बोल रखा है कि एक्यूट एंगल होना चाहिए इन दोनों के बीच में।
एक्यूट एंगल के लिए हमें पता है कि ए डॉट बी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, या फिर मैं बोलूँ ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू तो है 6 - 3 है, जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा जा सकता है, यानी कि 3a को लेस देन इक्वल टू 6 लिखा जा सकता है, यानी कि a लेस देन इक्वल टू 1/2। तो जब तक a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 रहेगी, ये दोनों वेक्टर्स हमेशा एक्यूट एंगल पे रहेंगे। समझ में आ गई क्या? तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं। इसमें दे रखा है कि हमें प्रूव करना है कि दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर इक्वल टू दिस, और इसमें गिवन है कि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये गिवन है। एक बार खुद से ट्राई करो, देखो इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन अगर तुम करना स्टार्ट करोगे, भाई ब्रैकेट ही तो है, इसको इससे डॉट करो, इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ, ये डॉट डॉट लिखना स्टार्ट करो। ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है एक, ठीक है। स्टार्ट करो, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम पहले खुद से ट्राई करके आओ एक बार। तो ये a प्लस 2b एक वेक्टर गिवन है, डॉट करना है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर के साथ में। देखो पहले a का a के साथ में करेंगे, पहले आएगा इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, चारों पेयर बनाएंगे। तो पहला पहले के साथ करेंगे तो a डॉट 2a लिखेंगे, प्लस a डॉट माइनस का 3b, फिर b का लिखेंगे तो 2b डॉट 2a, ठीक है। फिर लिखेंगे 2b डॉट माइनस का 3b। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो वैसे कैलकुलेट हो जाएंगे, तो ये 2a डॉट a प्लस माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3a डॉट b, और ये बन जाएगा प्लस का 4b डॉट a, और ये बन जाएगा माइनस का 6b डॉट b। समझ में आ गई क्या बात? देखो यहाँ से देखो a डॉट b और b डॉट a, यहाँ से आ रहा है a डॉट b और यहाँ से आ रहा है b डॉट b। a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। इनको मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ एक साथ मिला करके, इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ एक साथ मिला करके 6a डॉट b, क्योंकि a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6a डॉट b, और ये माइनस का 3 सॉरी ये 2a डॉट a था, a डॉट a था, इसको नहीं, a डॉट b में ये है, ये इसके साथ में लिखूंगा। तो पहले तो 6a डॉट a तो a स्क्वायर बन जाएगा ना, तो 6a स्क्वायर, ये माइनस का 3 डॉट a डॉट b प्लस का 4b डॉट a, तो ये बन जाएगा प्लस का 1a डॉट b, और माइनस का 6 इंटू b डॉट b बन जाएगा बेटा b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर, 6 नहीं है, फिर से कैलकुलेशन में ध्यान से करना है, 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर प्लस a डॉट b को लिखेंगे ए बी कोस थीटा, और माइनस 6b स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है 2a स्क्वायर प्लस ए बी कोस थीटा माइनस 6b स्क्वायर। ये किसके बराबर आ रहा है? ये a प्लस 2b का डॉट आ रहा है 2a माइनस 3b वेक्टर के साथ में। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये एक इसका एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करनी है, सोल्व करते हैं। देखो वेक्टर है, हमें क्वेश्चन में रखा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। क्या बात है? हमने मान लिया कि एक वेक्टर है r, मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। इसको मैं तुम्हें कुछ एक हिंट दूंगा, मतलब कि एक तरीका बताऊंगा, ऐसा करके आना, बाकी और भी तरीकों से हम करना सीखेंगे आगे। पहले इक्वेशन बेसिक फंडामेंटल हमें क्या समझ में आता है कि r परपेंडिकुलर है a के साथ में, r परपेंडिकुलर है b के साथ में, डॉट प्रोडक्ट होगा 0, यानी कि मैं r डॉट a भी 0 लिख सकता हूँ, r डॉट b भी 0 लिख सकता हूँ। साथ में r का मैग्नीट्यूड होगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। समझ में आई क्या बात? r एक यूनिट वेक्टर है, r एक यूनिट वेक्टर है, तो r का मैग्नीट्यूड हमें लिखना पड़ेगा 1, और 3 कंडीशन और 3 अननोन, x y z 3 अननोन है जो हमें कैलकुलेट करने हैं, और 3 इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं, और इन तीनों को सोल्व करके हम x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा इक्वेशन सोल्व करना। वैल्यू तो हम इक्वेशन बना तो लेंगे, पहली इक्वेशन r डॉट a इक्वल टू 0 करने से आएगी। तो r डॉट a करो, r डॉट a यानी कि i का a के साथ x 4x माइनस वाई प्लस का 3z लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा 4x माइनस का y प्लस का 3z इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई। क्या बन गई दोस्त? पहली इक्वेशन। फिर दूसरी लिखेंगे r डॉट b 0 करना है, b डॉट r करो चाहे r डॉट b करो, एक ही बात है। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है b के साथ में 0, तो हम लिखेंगे माइनस का 2x
प्लस का वाई और माइनस का 2z, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो माइनस का 2x प्लस का वाई माइनस का 2z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ये सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, जो कि बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मैग्नीट्यूड को इक्वल करेंगे 1 के, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 1। इसको तुम सोल्व करके लेना, और नहीं हो पाए तो मैंने बता रखा है अपना जो डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट ग्रुप है ना, माफियाज डाउट ग्रुप 10:30 PM पे मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ। बाकी तुम वैसे भी अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। थोड़ी सी क्वेश्चन इस तरीके से डिफिकल्ट बनेंगे, बाकी हम और भी तरीके से आगे इसको करना सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वन डबल द अदर। दो वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट हमें बताना है, उसमें से एक वेक्टर दूसरे का डबल है और वो परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर है, कि रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर के परपेंडिकुलर, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इस क्वेश्चन को हमने 3 मेथड से ऑलरेडी कर रखा है। 3 मेथड से हमने कर रखा है। मेथड 1 हमने बोला था कि एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। मेथड 2 हमने करा था tan अल्फा की वैल्यू यूज करके, कि भाई tan अल्फा क्या बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, उसको 90 डिग्री रखे। मेथड 3 हमने कॉम्पोनेंट करके सीखा था, कॉम्पोनेंट मेथड से, कि भाई x में और y में कॉम्पोनेंट करके जिस तरफ रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर नेट 0 हो जाए। ठीक है ना। अब मेथड 4 से सीखते हैं। मतलब सेम टाइप की प्रॉब्लम तो मैं दिखा रहा हूँ कि सिमेट्री कैसे है, सेम चीज़ें कैसे बार बार रिपीट हो रही हैं। ये कुछ अलग चीज़ें नहीं है, बार बार अलग तरीके के मैथ से बस जो वेक्टर के फॉर्मेट में हो रही है। कंडीशन ये है कि एक वेक्टर है जिसको मान लो उसका मैग्नीट्यूड x है। ठीक है, हमने मान लिया ये a वेक्टर है। दूसरा वेक्टर इसके रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो तीसरा वेक्टर किधर होना पड़ेगा? तीसरे वेक्टर को इधर मतलब दूसरे वेक्टर को इधर होना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट टेल से टेल कनेक्ट करने पर रिजल्टेंट उनके बीच में कहीं आता है, इधर इधर इधर। तो अगर रिजल्टेंट इधर है तो वो वेक्टर इधर ऐसे होना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में इधर आ सकता है। तो दूसरा वेक्टर जो b है वो b वेक्टर कुछ मैंने यहाँ मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड 2x है, डबल है। तो पूछा क्या हमसे? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स यानी कि टोटल एंगल पूछा है, ये थीटा। इस टोटल में से मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, ये 90 डिग्री और इसको मैं बोल दिया अल्फा। और ये थीटा जो बनेगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, थीटा को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस 90 डिग्री। बस अल्फा कैलकुलेट कर लें तो आंसर आ जाए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ। इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूँ और इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूँ। समझ में आ गई बात? इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ और हमें ये कोऑर्डिनेट रख देने यहाँ पे। हमने मान लिया कि ये इस कोऑर्डिनेट पे है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब देखो एक्स और वाई में कंपोनेंट लिखो, तो ए वेक्टर को तो लिखा जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड एक्स है तो एक्स आई कैप, और बी वेक्टर को लिखा जा सकता है अगर ये अल्फा है तो बी का इधर कंपोनेंट 2x मैग्नीट्यूड है तो 2x इधर 2x कोस अल्फा, इधर की तरफ 2x साइन अल्फा। हम लिख सकते हैं ना, इधर तो 2x साइन अल्फा और इधर की तरफ लिखा जा सकता है 2x कोस अल्फा। तो बस बी वेक्टर को लिखा जा सकता है कि माइनस का 2x साइन अल्फा आई कैप में माइनस का 2x साइन अल्फा, और जे कैप में है ये 2x कोस अल्फा जे कैप। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है, इसको ध्यान से समझना। अब देखो अगर मैंने बोला कि ये बोल रहे कि भाई इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट बनेगा a प्लस बी ऐड करूंगा तो आई कैप में आई कैप ऐड होगा, तो x माइनस 2x साइन अल्फा ये आई कैप प्लस ये 2x कोस अल्फा जे कैप, ये a प्लस बी बन जाएगा। और इसमें दे रखा है कि ये जो r रिजल्टेंट है a प्लस बी वो a के परपेंडिकुलर है। क्या है? a के परपेंडिकुलर में r डॉट a वेक्टर 0 होगा। अब देखो r में तो सिर्फ जे कैप ही आएगा, r में तो सिर्फ सबसे पहले तो ये जे कैप ही आना चाहिए, फिर जे कैप ही आना चाहिए। मेथड 1 तो यहीं से बन जाता है। मेथड 1 तो हम यही बोल सकते हैं जो हमने पहले किया भी हुआ है, एक मेथड वो कंपोनेंट वाला, कि भाई वाई एक्स एक्सिस में 0 हो, कि जो रिजल्टेंट का x जो है वो जो x माइनस 2x साइन अल्फा है ये 0 हो। और इसी का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अब जो मेथड 4 पढ़ रहे हैं उसमें कि r का डॉट a के साथ में 0 होना चाहिए, क्योंकि r और a परपेंडिकुलर हैं। तो a के साथ में देखूंगा तो a क्या बनेगा? a बनेगा x, आई कैप का आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0, तो आई कैप का आई के साथ में r का आई के साथ में आई का आई के साथ में होगा, यानी ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस 2x साइन अल्फा
और ये डॉट इनका ये 0 हो जाना चाहिए वैल्यू डॉट प्रोडक्ट। तो ये बन जाएगा x तो वैसे ही 0 चला गया उधर की तरफ, तो ये बन जाएगा x माइनस 2x साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इस तरीके से भी तुम इसको अप्रोच कर सकते हो। समझ में आ गई ये बात? 120 डिग्री सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या यार? तो ये भी एक वन ऑफ द मेथड्स है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि ए डॉट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ए डॉट बी कितना होगा? ध्यान से सुनो, कंडीशन को साथ सोल्व करते हैं, पहले खुद से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। हम निकाल लेते हैं कि लेट थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, बिटवीन वेक्टर्स है। हमें ए डॉट बी निकालना है ना, ए डॉट बी बनेगा ए बी कोस थीटा। तो हमें कोस थीटा की वैल्यू रखनी है एक तरीके से, क्योंकि हमें थीटा नहीं दे रखा है। तो अब हम वो कोस थीटा निकालेंगे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड को इक्वल करके। अब हम इसको एक तो या तो हम इसका मैग्नीट्यूड का वो फॉर्मूला लगा लें कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी, दोनों का स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। और क्योंकि ये इक्वल हैं तो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर ये लेफ्ट साइड में कट जाएंगे, तो ये 4ab कोस थीटा, ये 0 हो गया, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी। अगर कोस थीटा 0 होगा तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो गया। तो कोस थीटा 0 हो गया, तो ए डॉट बी कितना आ गया? ए डॉट बी 0 आ गया। समझ में आ गई क्या बात? इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकाल कर रख देंगे, ए डॉट बी आ जाएगा कोस थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कोस थीटा 0 आ रहा है। ठीक है, तो यार इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल इसमें कर सकते हैं। और अब थोड़ा बहुत होमवर्क और बढ़ाया कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें पहले दे रखे थे, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड हुए हैं HCV के, क्योंकि HCV में भी मल्टीप्लिकेशन पे कुछ ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जो मैं क्लास में करवाता हूँ वही क्वेश्चन तुम कर लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा वेक्टर चैप्टर कवर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। बाकी तुम ये कर सकते हो, और इनमें इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है नहीं, बाकी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इन बुक्स से कर सकते हो वेक्टर्स के लिए, डॉट प्रोडक्ट वगैरह की। या फिर तुम्हारा जो भी कोचिंग मटेरियल जिसमें तुम पढ़ रहे हो उस कोचिंग मटेरियल को, अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो किसी भी नेशनल लेवल कोचिंग का मटेरियल तुम टेलीग्राम वगैरह पे, यार आजकल तो सब जगह अवेलेबल है, डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, वहाँ से अपने डॉट प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ट्राई कर सकते हो। सभी तो नहीं होंगे, क्योंकि इसका एक पार्ट, इसके एप्लीकेशन अभी पढ़ना बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेक्टर का दूसरे तरफ में वेक्टर का कंपोनेंट निकालना, या फिर क्या किसी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर से भी बड़ा हो सकता है। ये वेक्टर है, जैसे कंपोनेंट इधर और इधर देखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो छोटे ही होते हैं, कोस अल्फा कोस थीटा मल्टीप्लाई, तो क्या हम बोलेंगे किसी भी वेक्टर का कोई कंपोनेंट उस वेक्टर से भी बड़ा हो सकता है। ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हम कल सीखेंगे, और प्रोजेक्शन वगैरह की, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर, तो कितना प्रोजेक्शन होगा ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये सब सीखेंगे। पैरेलल तो सब लोग बताते हैं, परपेंडिकुलर बारे में ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते, हम वो भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो यार ये होमवर्क है, ये कर लेना। और ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना तुम्हारे जो भी डाउट्स हो, और डाउट ग्रुप पे आकर के डिस्कस कर लेना तुम्हारे जो भी डाउट्स हो। 10:30 PM पे मैं लाइव ऑडियो सेशन डेली लेता हूँ। उसके अलावा भी 24/7 डाउट्स ओपन रहते हैं, तुम अपना जब मर्जी डाउट भेज सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। 10:30 पे तो मैं वैसे ही लाइव होता हूँ। ठीक है, तो यार ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर आराम से नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।